जय हिंद। आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। आप लोग भी कभी-कभी सोचते होंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार मतलब जमीन के अंदर से लावा बाहर आना। वो तो हमारे शहर में हो सकता है, हमारे गाँव में हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। क्या इसके बारे में चिंता करना चाहिए कि क्या पता रात में सोए सुबह ज्वालामुखी निकल जाए यहाँ से? ऐसा हो सकता है? आप खुद इसका आंसर दे करके जाएँगे, ठीक है? चलिए जी। और साथ में हम लोग आज ये भी जानेंगे कि ज्वालामुखी से लावा हमेशा तो नहीं निकल जाता है। कभी-कभी क्या होता है, जब ऊपर नहीं आ पाता है ज़मीन पर लावा, तो वो अंदर में ही ठंडा होकर के अंदर में ही जम जाता है। तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ बनाता है। उस संरचना को भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। चाहे आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग 11th की तैयारी कर रहे हो, दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ से आपका कॉम्पिटिशन भी का भी तैयारी हो जाएगा और आपका जो 11th का है, वहाँ का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए जी, बात करेंगे ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी एक ऐसा स्थान है जहाँ से जमीन के अंदर का मैग्मा सतह पर आ जाता है। अंदर में मैग्मा होता है, अंदर में राख होता है, तरल चट्टानी पदार्थ होता है, गैस होता है। ये सब जिस स्थान से जमीन पर आने लगता है, धरातल पर आता है, उस स्थान को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? वह स्थान जहाँ से निकल करके गैस, राख या तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है, जमीन तक पहुँचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है? ज्वालामुखी का सिंपल सा परिभाषा है, परिभाषा लिखने आएगा तो इसको आराम से उठा करके वहाँ चिपका देंगे, यही परिभाषा बिल्कुल सटीक है। ठीक है जी? चलिए, समझ में भी आ गया होगा आपको ज्वालामुखी क्या होता है। अब थोड़ा-सा ज्वालामुखी के संरचना के बारे में जान जाते हैं। तो देखिए, सबसे नीचे में होता है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर से ही लावा निकल कर के यहाँ पहुँचता है सतह पर। ठीक है? स्रोत मैग्मा चैम्बर ही होता है। मतलब जहाँ मैग्मा अधिक हो गया उसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं जमीन के नीचे में। अब समझिएगा, इसका 3-4 नाम आपको याद रखना है। देखिए, जब तक आपका ये द्रव पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर में है, जब तक आपका ये पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर में है, तब तक इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब तक ज्वालामुखी के अंदर में पदार्थ है, तब तक इस पदार्थ को मैग्मा बोलेंगे। और जैसे ही ज्वालामुखी के मुख से निकल करके जमीन पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। मैग्मा, लावा में अंतर क्लियर हुआ। अगर ज्वालामुखी के अंदर में लावा है, द्रव पदार्थ है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे। अगर वह सतह पर आ गया तो उसको लावा बोलेंगे। ठीक है? अब देखिए, इससे बहुत प्रकार का चीज़ निकलता है। धुआँ निकलता है, फिर गैस निकलता है, फिर जो है ज्वालामुखी बम बोलते हैं उसको, वो भी निकलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस भी निकलता है। अच्छा, इसका जो मुख है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। अच्छा, ये जो पाइप है, ये जो नली है, जिसके द्वारा लावा जो है सतह पर आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है बच्चा? इसको जो है वेंट बोला जाता है। हिंदी में बोले तो इसी को आपके बुक में लिखा गया है निकास नलिका। निकास नलिका। ठीक है? तो क्लियर होगा। 3-4 नाम आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। मैग्मा क्या होता है? तो जब द्रव पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर में होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और यदि वही पदार्थ बाहर आ जाए, सतह पर आ जाए तो उसको लावा बोलेंगे। जिस नली से होकर के पदार्थ बाहर आता है उसको हम लोग वेंट बोलते हैं। इतना सा चीज़ आपको याद रखने का है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी को जो है मुख्यतः 3 प्रकार में रखा जाता है। पहला प्रकार होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? तो ऐसा ज्वालामुखी जो जिसमें समय-समय पर विस्फोट होता है, उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं कि उसपे विस्फोट होते रहता है, पहले भी हो रहा है और आगे भी होते रहेगा, वर्तमान में भी हो रहा है। मतलब समय-समय पर उसपे विस्फोट होते रहता है, उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। यहाँ पर आदमी नहीं रह सकता है, काहे कि यहाँ पर विस्फोट होते रहता है, इसका लावा, इसका गर्मी से आदमी मर जाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है? अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी का 2 उदाहरण याद रख लीजिएगा। एक है आपका माउंट एटना, ये कहाँ है? ये आपका ज्वालामुखी इटली में है, ठीक है? इटली में एक ज्वालामुखी है माउंट एटना, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब उसमें अभी भी ब्लास्ट हो सकता है, अभी भी विस्फोट हो सकता है। और बात करें एक ज्वालामुखी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है, मतलब भारत का ही हिस्सा है, बैरन द्वीप बोलते हैं। ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में भी पूछे तो वो भी आपका बैरन द्वीप ही हो जाएगा। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्लियर है, जिसमें समय-समय पर विस्फोट होता रहता है, मतलब जो जिंदा है। एक होता है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? उसमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना होती है। मतलब ऐसा है कि वहाँ पर विस्फोट हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। अभी नहीं हो रहा, याद रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होता रहता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट पहले हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में हो सकता है। भविष्य में विस्फोट हो सकता है, उसको हम लोग निष्क्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। अब 2 उदाहरण याद रख लीजिएगा। एक है आपका माउंट फुजी, ये कहाँ का नाम हो सकता है? ये आपका जापान का है।
और बात करें नारकोंडम तो ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही। अभी हम लोग जानेंगे कि अंडमान निकोबार में ज़्यादा ज्वालामुखी क्यों है, उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी हमने जाना कि निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, तो इससे बाद में भविष्य में जो है लावा बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे भी आदमी का रहने का संभावना कम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मृत ज्वालामुखी। मृत मतलब मरा हुआ, ई ज्वालामुखी मर गया मतलब कहानी खत्म हो गया इसका, मतलब इससे अब लावा बाहर नहीं आएगा भविष्य में कभी। ये पहले ज्वालामुखी हुआ होगा, लेकिन अब भविष्य में इससे लावा बाहर आने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका उदाहरण के बारे में बात करें तो माउंट आर्सेनल कहाँ में है, फ्रांस में है। और भारत में बात करें तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र शहर जो है, ये आपका ज्वालामुखी पर ही स्थित है। जी हाँ, डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, पठार है, पूरा का पूरा ज्वालामुखी से ही बना है। अब जानेंगे ये ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी से ये बना हुआ है। फिलहाल आप लोग इतना याद रख लीजिए कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है ज्वालामुखी पर ही है। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोग ज्वालामुखी पर तो रहते हैं भैया, ठंडा हो जाता है तो, ठीक है। चलिए, तो पार्ट भी हम लोग जान ही गए। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ज्वालामुखी का आखिर निर्माण कैसे होता है, इसको भी तो समझना जरूरी है। तो समझिएगा, ज्वालामुखी का निर्माण जो है अभिसरण क्षेत्र में होता है, जहां पर पृथ्वी की दो प्लेटें, अब प्लेट क्या होता है, खाने वाला प्लेट के बारे में बात अपन नहीं कर रहे हैं। प्लेट मतलब महासागरीय खंड या महाद्वीपीय खंड। तो दो प्लेट जब आपस में टकराती है, तो एक प्लेट तो आपका भारी होगा, मान लेते हैं ये वाला भारी है और ये वाला हल्का है। होता क्या है कि महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है और महासागरीय प्लेट भारी होता है। अब हल्का भारी क्यों होता है सर जी? इसका मेन कारण ये है कि ये जो आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये आपका ग्रेनाइट चट्टान से बना होता है, और जो ये आपका महासागरीय प्लेट है, ये आपका बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होता है, ग्रेनाइट का घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होगा वो हौला होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो भारी होगा। तो महासागरीय प्लेट जो होता है वो भारी होता है, तो महासागरीय प्लेट नीचे चला जाएगा और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर आ जाएगा। यही तो प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भारी चीज है वो नीचे चला जाता है, जो हल्का चीज है वो ऊपर आ जाता है। तेल पानी करके भी देखते होंगे आप लोग, तो ये हल्का वाला चीज है, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चला जाएगा और महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाएगा। अब आप सोचिए, महाद्वीप के प्लेट के नीचे जाएगा मतलब गहराई में जाएगा तो सब चीज पिघल जाएगा वहां पर जाकर के। ई नीचे जाकर के पिघल जाता है और पिघल के बनाता है मैग्मा। तो मैग्मा बनेगा तो मैग्मा ऊपर आने का सोचेगा, ई जो है ई ऊपर आना चाहता है, तो इसी हिसाब का ज्वालामुखी बनता है। तो ये कहाँ बनेगा, जहां पर दो प्लेट का अभिसरण होगा, मतलब दो प्लेट आपस में मिलेगी। समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए, जैसे बात करें अगर जम्मू कश्मीर कहता हूं मैं, अगर बात करें कि ज्वालामुखी वाला जो इलाका अपना है, लक्षद्वीप का, तो अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी अभी हमने दो पढ़ा है, एक नारकोंडम, एक आपका बैरन द्वीप था ना। वो देखिए, उसको समझते हैं हम लोग, वहां पर ज्वालामुखी आखिर क्यों आ रहा है। तो देखिए जी, चलिए इसके लिए मैं आपको अलग पेज पे ले चलूं, चलिए। तो देखिए भैया, ये आपका हमने बना दिया इंडिया का मैप। चलिए, ये बना दिया। अच्छा, इंडिया जब ऊपर खिसक रहा था तो यहाँ पर कौन सा प्लेट था, पहले यहाँ पर था आपका यूरेशिया का प्लेट, था कि नहीं था, यूरेशिया का प्लेट था। और इंडिया का प्लेट आकर के किससे टकराया, यूरेशिया का प्लेट से टकराया। टक्कर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपका हिमालय पहाड़ बना। अच्छा, पर्वत बना। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर तो ये पूरा इलाका में पानी था। अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो है आपका, ये और कुछ नहीं, इसी हिमालय श्रृंखला का ही विस्तार है। पहले भारत यहाँ से ठोकाया था, उसके बाद घूम करके ई भी जाकर के मारा था यूरेशिया का प्लेट में, इधर भी पहाड़ बन गया। ठीक है, और यही पहाड़ कंटिन्यू क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। तो अब यहाँ पर भी सीमा में क्या हो रहा है, अभिसरण ही तो हो रहा है, यूरेशिया का प्लेट और भारत का प्लेट टकरा रहा है। अब कहेंगे कि प्लेट तो यहीं तक था, नहीं बच्चा, प्लेट समुद्र के बहुत गहराई तक होता है। अरे भैया, ये तो आप लोग देखे है ना, ऊपर में नहीं, तो यहाँ पानी नहीं है, प्लेट का नीचे का गहराई बहुत दूर तक फैला होता है, वो टकराता है, तो यहाँ पर द्वीप भी बना। अब द्वीप भी बना है और ज्वालामुखी भी फटेगा, क्यों, क्योंकि अभिसरण क्षेत्र, एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर, फिर नीचे वाला प्लेट जाके पिघलेगा और पिघल के ऊपर आने के लिए मार करेगा, तो कुछ ऊपर आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा। जो आ पाएगा उसको ज्वालामुखी बोल देंगे, जो नहीं आ पाएगा वो धकिया करके उसको ऐसे उठा देगा। तो अब सोचिए, यहाँ पर पानी है, नीचे से लावा बाहर निकल रहा है। अब इसको ऐसे बाहर निकलते निकलते ही ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा, जब तक पानी में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पानी के ऊपर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये द्वीप बन जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है? चलिए, तो फिलहाल हम लोग ये जान गए कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, कहाँ पर होता है। अब आप सोच लीजिए कि आप किस जगह पर हैं और उस हिसाब से समझ जाइए कि वहाँ पर अभिसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा। अगर अभिसरण हो रहा है, तो संभावना है कि वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हो। और याद रखिएगा, जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होने वाला होता है, वहाँ पर वैसे ही आदमी नहीं बसता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग ज्वालामुखी के रूप के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण करते हैं कि रूप के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, कैसा-कैसा होता है। तो इसका तो इसके प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शील्ड ज्वालामुखी के बारे में, उसके बाद मिश्री ज्वालामुखी, उसके बाद ज्वालामुखी कुंड के बारे में, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक। ये सब ज्वालामुखी आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। सबसे नाम याद रखिएगा यहाँ का। इसका नाम याद रखिएगा कि कौन-कौन सा ज्वालामुखी होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे शील्ड ज्वालामुखी। अब देखिए, शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? शील्ड ज्वालामुखी वैसे तो ज्वालामुखी का एक प्रकार है, नाम है, याद रखना है शील्ड ज्वालामुखी। अब इसका विशेषता के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या विशेष बातें हैं। तो देखिए, शील्ड ज्वालामुखी जो होता है, वो सबसे विशाल होता है। विशाल मतलब फैलने वाला, बड़ा मतलब ऊँचा नहीं समझ जाइएगा। विशाल मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ होता है और इससे भी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में फैला होता है बेसाल्ट प्रवाह। जो हम लोग बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बोले ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में फैला होता है। ये बात करें तो विशाल, अब देखिए विशाल का मतलब बड़ा नहीं समझना है, विशाल का मतलब ऊँचा नहीं समझना है, विशाल मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ ज्वालामुखी आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र होता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका शील्ड ज्वालामुखी आता है। ठीक है? अब देखिए, इससे जो लावा निकलता है, ये तरल मात्रा में होता है। तरल मात्रा में बात करें तो ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा लगता है जैसे पानी का नदी बहता है, वैसे ही ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उसका भी नदी बहता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है? और ये बह करके देख सकते हैं, ये जो निकल रहा है, ये क्या बह रहा है, ये बहुत बड़ा इलाका में फैल जाएगा, तो विस्तृत विशालाकृति बनाएगा, सीधी बात है। उद्गार के समय में बहुत ज़्यादा तरल होता है। अब देखिए, इससे जो है ज्वालामुखी फव्वारे के रूप में निकलता है और ये फव्वारे के रूप में निकलने के ही कारण जो है, ऊपर से फव्वारे के रूप में निकलने के कारण ही जो है, ये अपना आकृति शंकु के रूप में बना लेता है। शंकु के रूप में बनाता है और इस शंकु का नाम हम लोग दिए हैं, इस शंकु का नाम है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु। इस इमेज में आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका शंकु बन रहा है और इस शंकु का नाम क्या है? इस शंकु का नाम है आपका सिंडर शंकु। ठीक है? अभी आपको पता चल गया सिंडर शंकु किसमें बनता है? शील्ड ज्वालामुखी में बनता है। शील्ड ज्वालामुखी का लावा बहुत तरल अवस्था में होता है। इसका लावा क्या चीज़ से निर्मित होगा? बेसाल्ट से निर्मित होगा। क्या ये सबसे विशाल वाला है? नहीं, दूसरा नंबर पे सबसे विशाल वाला है। सबसे विशाल वाला कौन है? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र सबसे विशाल वाला ज्वालामुखी होता है आपका। शील्ड ज्वालामुखी में इतना बात जानना ज़रूरी है, बाकी सबका कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। अब मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है? नाम है मिश्रित ज्वालामुखी। इसका विशेषता ये होता है, ये जो है आपका पहले वाला से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब जैसे-जैसे द्रव जो है गाढ़ा होते जाएगा, वो विस्फोटक होते जाएगा, वो निकलेगा तो बड़ा ताकत लगा के निकलेगा, वो विस्फोटक हो जाएगा। तो ये जो है आपका भीषण विस्फोटक होता है, मतलब इसमें विस्फोट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? ये भी किससे निर्मित होता है? ये भी आपका बेसाल्ट से ही निर्मित होता है। बेसिकली बात करें तो जितना भी बाहर आना है ज्वालामुखी से लावा, सब में बेसाल्ट होगा। अब क्यों बेसाल्ट होगा? याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि महासागरीय प्लेट नीचे चला जाता है और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर आ जाता है। महासागरीय प्लेट नीचे जाएगा तो यही तो मैग्मा बनेगा। अच्छा, महासागरीय प्लेट क्या चीज़ का बना होता है? बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। ये बेसाल्ट नीचे जाकर बेसाल्ट ही तो मैग्मा बन रहा है और यही मैग्मा ऊपर आएगा तो क्या चीज़ का बना होगा? बेसाल्ट का बना होगा। समझ गए? क्लियर है? अब यही होता है कि कोई बेसाल्ट जो मैग्मा होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, कोई कम गाढ़ा होता है। तो जब ज़्यादा गाढ़ा होगा वो ज़्यादा विस्फोटक होगा, जो कम गाढ़ा होगा वो कम विस्फोटक होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मिश्रित ज्वालामुखी भी जो है क्या चीज़ का बना होता है? बेसाल्ट का इसमें भी जो इसका भी जो लावा है वो बेसाल्ट ही होता है। ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसी कारण क्या होगा? ये विस्फोटक हो जाएगा। उदाहरण की बात करें तो फिलीपींस में जो है एक मेयोन ज्वालामुखी है, वो आपका मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कुंड के बारे में, जिसको हम लोग कालडेरा भी बोलते हैं। अच्छा, बात करें, ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, लिखा भी गया है सबसे ज़्यादा विस्फोटक। अब देखिए, आप थोड़ा सोचिए, जो जितना ज़्यादा विस्फोटक होगा, वो उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। एक है आपका ज्वालामुखी कुंड और एक है आपका मिश्रित ज्वालामुखी। भैया ये तो खतरनाक नहीं होता, ये तो बहता है पानी की तरफ, ये विस्फोट नहीं होता है, ठीक है? ये आराम से निकलता है, फुहारा की तरह निकलता है और बह जाता है नदी के द्वारा। लेकिन इसमें हल्का विस्फोट होता है, ये आपका खतरनाक होता है। इसके आसपास आप लोग नहीं रह सकते हैं। अब बात करें ऐसा ज्वालामुखी को देखने के लिए तो लोग जाता भी है, लेकिन इसको दूर से ही देखना पड़ेगा, ठीक है? बात करें सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, वो आपका कालडेरा होता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। ये इतना खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल के साथ में इसका विस्फोट होता है कि ऊपर तो फटता ही है, जमीन जो होता है वो जमीन
को धसा देता है, इतना खतरनाक होता है आपका ज्वालामुखी कुंड, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा विस्फोटक यही होता है। तो आप ही बताइए सबसे ज़्यादा विस्फोटक ही है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगा? सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही ज्वालामुखी होता है, ठीक है? समझ में आ गया आपका? अब अच्छा, ये जो आपका इससे जो विस्फोट होता है, तो ये ज़मीन धँस जाता है और ज़मीन धँसने को बोलते हैं गर्त। अब इसी गर्त को, ये जो धँसा हुआ ज़मीन है, इसी गर्त को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी कुंड। अब ज्वालामुखी कुंड और कुछ नहीं होता है, यही जो धँसा हुआ जगह है, यही आपका गर्त जो है, इसी को हम लोग ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। तो यही से इसका नाम रख दिया गया ज्वालामुखी कुंड। भैया ये कैसे बनता है? विस्फोट से बनता है, विस्फोट से ऊपर तो फटता ही है, नीचे का ज़मीन भी धँस जाता है, ज़मीन धँसेगा तो गर्त बनेगा, इसी गर्त को हम लोग, इसी कुंड को हम लोग ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, तो ये भी आपका पहले ज्वालामुखी कुंड ही हुआ करता था, लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि ज्वालामुखी भैया खाली आग होता है, तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी जब ठंडा हो जाता है या ज्वालामुखी लावा नीचे चला जाता है, तो वातावरण के प्रभाव में आकर के ही वर्षा-वर्षा होगा, बादल-वादल से वर्षा-वर्षा होगा, अब इसमें पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो क्या बनेगा? झील बनेगा, तो ज्वालामुखी से झील भी बनता है, याद रखिएगा, इसका क्रेटर में पानी भर जाता है तो झील भी बनता है। अब यदि ज्वालामुखी सक्रिय है और उसका क्रेटर में पानी चला गया, अब क्रेटर क्या होता है तो आप लोग समझ गए, क्रेटर हम लोग ज्वालामुखी का मुंह को बोलते हैं। यदि ज्वालामुखी सक्रिय है, उसमें अगर पानी चला गया, भैया खतरनाक विस्फोट होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमने देख लिया ज्वालामुखी कुंड के बारे में, कैल्डेरा के बारे में आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो सबसे खतरनाक है, तो आप लोग ज्वालामुखी कुंड मारिएगा। किसमें गर्त बनता है? तो ज्वालामुखी कुंड में बनता है। सबसे ज्यादा विस्फोटक कौन होता है? तो ज्वालामुखी कुंड होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विस्फोटक कुंड होता है और सबसे ज्यादा विशाल कौन होता है? तो विशाल आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र होता है। अब इसके विशेषता के बारे में जाने, तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का जो लावा होता है, इसका जो लावा होता है, ये बहुत ज्यादा तरल होता है, बहुत ज्यादा तरल मात्रा में होता है। देखिए, जो जितना तरल होगा उतना बड़ा क्षेत्र में फैलेगा, तो सबसे ज्यादा तरल होता है आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये बहुत बड़ा इलाका में फैलता है। ये कितना बड़ा इलाका में फैल जाता है? 50 किलोमीटर से भी ज्यादा, मिनिमम 50 किलोमीटर, मिनिमम कहता हूँ 50 किलोमीटर तक इलाका में जाकर के बेसाल्ट का ये जो लावा है, ये फैल जाता है, इसका मतलब ये ज्वालामुखी, ठीक है? तो इतना बड़ा होता है। अब बात करेंगे उदाहरण की, तो याद कीजिए हमने कहा था दक्कन दक्कन का पठार, याद आया कुछ? दक्कन का पठार जो है बच्चा, दक्कन का पठार जो है, ये पूरा इलाका, ये जो आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से ही निर्मित है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो यही क्या है, ज्वालामुखी आराम से फटा, ऐसे था जमीन, जमीन से आराम से ज्वालामुखी रिसना शुरू हुआ। ये पूरा इलाका में बहुत द्रव अवस्था में होता है, तरल अवस्था में तो ये पूरा इलाका में फैल जाता है। तो इसी से तो ये तो ज्वालामुखी हुआ, जमीन से लावा बाहर आया, तो यही जो बनता है, ये ठंडा होने के बाद भैया पूरा का पूरा पठार बन जाता है। तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार जो है आपका पूरा का पूरा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। ये बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है, तो ये इसका विशेषता हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र आपका ज्वालामुखी है और हम लोग वहां पर जो रहते हैं, वो ज्वालामुखी पे रहते हैं, सोचिए जरा। अच्छा, एक होता है आपका मध्य महासागरीय कटक। अब थोड़ा-सा सोचेंगे, अगर यही ज्वालामुखी स्थल पे निकल रहा है, स्थल का हम लोग विभिन्न रूप देख लिए, आपका शीर्ष ज्वालामुखी बन जाता है, आपका जो है मिश्रित ज्वालामुखी बन जाता है, आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बन जाता है, ये सब बन जाता है। लेकिन यही ज्वालामुखी अगर समुद्र के अंदर में निकल जाए, समुद्र के अंदर में इस मैग्मा बाहर आने लगे, तो इसको हम लोग, इससे जो आकृति निर्मित होता है, उसको हम लोग मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं, कटक ज्वालामुखी बोलते हैं। ये क्या होता है? समुद्र के नीचे में, समुद्र के अंदर में, यहाँ से आपका जो है लावा बाहर आना शुरू हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। समुद्र के अंदर में लावा बाहर आ रहा है, तो इससे आपका मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी बनेगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी का सारा प्रकार। अब थोड़ा सा हम लोग ज्वालामुखी के स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी, हमने आपको बताया कि हमेशा ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी पर नहीं आ सकता है, कभी कभी मजबूत चट्टान मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको छोड़ करके बाहर नहीं आ सकता है, वो जमीन के अंदर में ही अपना आकृति ग्रहण कर लेता है, अंदर में ही फैल जाता है। अलग अलग आकृति का उसमें निर्माण होता है। उन्हीं आकृतियों को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे नीचे में जो इलाका होता है, जहां से सारा का सारा मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है, मैग्मा का जो स्रोत है, उसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ ऐसा स्थान होता है जहां से मैग्मा जमीन पर आता है, मतलब जो मैग्मा का स्रोत होता है बेसिकली। अब देखिएगा, ई पृथ्वी का 3 परत हमने पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। सर जी, ये जो आपका बैथोलिथ है, ये किस परत में आता होगा? तो याद रखिए, स्थल मंडल में तो सब चट्टान होता है, बैथोलिथ जो है आपका द्रव में आता होगा, द्रव वाला इलाका में आता होगा। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका मुख्यतः दुर्बलता मंडल वाला इलाका में आता है। दुर्बलता मंडल में जो है, दुर्बलता मंडल क्या होता है? याद कीजिए पिछला क्लास जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे। मेंटल का सबसे ऊपरी परत आपका दुर्बलता मंडल होता है। इसका विशेषता क्या है? इसमें ठोस और द्रव पदार्थ का मिश्रण होता है। मतलब यहाँ पे जो पदार्थ पाया जाता है, ना ही बिल्कुल ठोस होता है और ना ही बिल्कुल द्रव होता है, दोनों का मिश्रण होता है। मतलब
ठोस और द्रव के बीच का अवस्था में होता है। तो यही जो है आपका मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, दुर्बलता मंडल, ठीक है? इलाका को क्या बोलते हैं? जहाँ पर मैग्मा का भंडार होता है उसको हम लोग बैथोलिट बोलते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि ये बाहर आ जाए, बाहर आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर में नहीं जमेगा, इसे पूरा का पूरा लावा बाहर आते रहेगा। लेकिन यदि ये अंदर में ही फंस जाए, ज्वालामुखी का लावा बाहर नहीं आ पाए, तो कुछ समय बाद ये लावा ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद आकृति बनाएगा। आकृति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि लावा बाहर नहीं आ पाया और इस रूप में तस्तरी के रूप में, एक चटाई के रूप में फैल गया अंदर में ही उसको कहीं जगह मिल गया। अब देखिए ना, ये जमीन है, ज्वालामुखी बाहर आ रहा था, लेकिन इसको तोड़ के बाहर नहीं आ पाया, तो अंदर में कहीं कोनो-कोनो कमजोर हिस्सा होगा, तो ज्वालामुखी उधर घुस जाएगा या कहीं पर गैप होगा चट्टान में, वहां जाकर के जम जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए अगर चटाई के रूप में जम गया, क्षैतिज स्तर पर जम गया, इसको हम लोग बोलेंगे सिल। क्या बोलेंगे? सिल। नाम इसका दे दिया गया सिल। अच्छा, हो सकता है कि ऐसे बाहर निकले और ऐसे करके जमीन में इसको इस तरह का खड़ा जमीन मिल जाए। तो इस तरह से अगर खड़ा-खड़ जम गया, अगर ऐसे लावा जम गया, इसको हम लोग बोलेंगे डाइक। याद रखिएगा। अगर बस यही जम किस तरह से आकृति जमता है उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो यदि लावा ऐसे जम रहा है, सॉरी, मैग्मा ऐसे जम जा रहा है, जमीन पे आएगा तब तो लावा बोलेंगे। यदि मैग्मा सीधा जम रहा है, मतलब चटाई की तरह जम रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सील। और यदि मैग्मा खड़ा-खड़ जम रहा है, लगभग समकोण पर जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइक। समझ में आ गया सील और डाइक क्या होता है? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझिए। यदि मैग्मा इस रूप में जम गया, चलिए ले लिया जाए, ग्रीन नहीं, इसको ले लिया जाए, चलिए। यदि मैग्मा लेटा हुआ सो रहा है तो उसको बोलेंगे सील, और यदि मैग्मा जग के खड़ा हो गया, मतलब सीधा जम गया, तो उसको बोलेंगे डाइक। मुंह पटपटी पे नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखिए, एक होता है आपका गुंबद का आकृति। अब मान लीजिए मैग्मा कोशिश कर रहा था बाहर आने का, लेकिन बाहर नहीं आ पाया और इस आकृति में जम गया, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं गुंबद का आकृति, मतलब ऐसा आपका हो गया मैग्मा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, इस आकृति का नाम है, इसका नाम है लेकोलिथ। इस आकृति का क्या नाम है? लेकोलिथ। अच्छा, वही हुआ कि भैया मैग्मा जो है इस रूप में जम जाए, ऐसे जम जाए, इसका उल्टा हो जाए, तस्तरी के रूप में बोलते हैं इसको। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं लैपोलिथ। याद रखिएगा, क और प का अंतर होता है। गुंबद के रूप में जमेगा, मतलब ऐसे अरे भैया, ऐसे जम जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लेपोलिथ, और यदि ऐसे कटोरा की तरह जम जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लेपोलिथ। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि जब जब लावा तस्तरी आकृति के रूप में जम जाता है, तो कौन सी आकृति का निर्माण होता है? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लेपोलिथ का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछ दे कि गुंबद के रूप में जम जाए तो उसको हम लोग लेकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि सीधा समतल जगह पर तस्तरी कहता हूँ मैं, चटाई के रूप में जम जाए तो उसको सिल बोलेंगे, और यदि 90 डिग्री समकोण पर जम जाए तो उसको डाइक बोलेंगे। नीचे में स्रोत का क्या नाम है? नीचे में स्रोत, जहाँ मैग्मा का स्रोत है, जहाँ भंडार है, उसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। 21 परत के अंतर्गत आता है, ये आपका दुर्बलता मंडल के अंतर्गत आता है। मतलब जमीन पर जो लावा आने वाला होता है वो कहाँ से आता है? दुर्बलता मंडल से आता है। ठीक है, तो ये आपका ज्वालामुखी टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जितना जितना क्वेश्चन बनने का था सारा कुछ हमने करा दिया। ठीक है, आपको ज्वालामुखी का आकृति के बारे में बता दिया, ज्वालामुखी का प्रकार बता दिया, सक्रिय निष्क्रिय सारा कुछ बता दिया। अब ज्वालामुखी का क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको उम्मीद है सारा चीज समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, कहाँ पर इसका विस्फोट होने का संभावना है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएंगे कि क्या आपके आस पड़ोस में ज्वालामुखी फट सकता है या नहीं फट सकता है, यस या नो। ठीक है, उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक प्यारा सा शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के टॉपिक के साथ में, चैप्टर 4 के साथ में, या फिर हो सके तो इसका क्वेश्चन आंसर कराना है तो आप लोग बोल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। ठीक है, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।